नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। एक शानदार सीरीज क्वेश्चंस का चलेगा। ओके, तो आज का पहला सवाल आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस थोड़ा आगे निकल गया, कोई बात नहीं है। आज का जो पहला सवाल है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है, अगर मनुष्य के शरीर के सामान्य तापक्रम के संबंध में हम लोग चर्चा करें तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है, मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो कितना होता है? 98.6 फॉरेनहाइट। 98.6 फॉरेनहाइट है। ये क्या है? 98.6 फॉरेनहाइट है। 98.6 जो है ये आपका फॉरेनहाइट होगा और 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ये क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा ये देखते हैं। मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो मानव शरीर में जो भोजन पचता है वह मुख्यतः कहाँ पचता है? उदर में पचता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। तो मानव शरीर में जो भोजन पचता है वो आपका छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई हमने बताया है कि 7 मीटर जो है छोटी आंत की लंबाई है। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 7 मीटर जो है छोटी आंत की लंबाई। पूरे आहार नाल की लंबाई के विषय में अगर बात करेंगे तो पूरे आहार नाल की लंबाई जो होता है, पूरे आहार नाल की जो लंबाई होता है वह 9 मीटर होता है। पूरे आहार नाल की जो लंबाई होता है वो आपका 9 मीटर होता है। मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? लोहा जो है आयरन, आयरन की जो प्राप्ति बताएंगे। मनुष्य में जो लोहा है, आयरन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो आयरन आपको पता है, आयरन की कमी से जो बीमारी होता है उसे हम लोग कहते हैं एनीमिया बीमारी। कौन सी बीमारी? एनीमिया बीमारी। और मतलब आयरन की कमी नहीं, ऐसा ब्लड की कमी को आप कहते हैं एनीमिया। लेकिन ब्लड जो है इनडायरेक्टली किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से आपका ब्लड की कमी देखा जाता है, तो हम लोग एनीमिया कहते हैं। आयरन की कमी नहीं, ब्लड की कमी को एनीमिया कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे पालक जो है ये उच्चतम स्रोत है किसका? आयरन की। आयरन का जो उच्चतम स्रोत है यहाँ पे वो है आपका क्या? पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब देख सकते हैं आयरन आपका। रिच आयरन फूड्स जो है वो पंपकिन सीड है, टोफो है, फ्रूट्स है, डार्क चॉकलेट है, ब्रोकली है। ये सब जो है ज्यादा अधिक मात्रा में जो है आयरन प्रदान करता है। ज्यादा अधिक मात्रा में डार्क चॉकलेट, आपका फ्रूट्स, पंपकिन सीड के विषय में बात कर रहे हैं, होल ग्रेन के विषय में बात कर रहे हैं, रेड मीट के विषय में, ये सब अधिक मात्रा में जो है, मैंने क्या बोला है? अधिक मात्रा में जो है आयरन प्रदान करता है। अधिक मात्रा में आयरन प्रदान करता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो मानव शरीर के विषय में हमने बात किया है। किसके संबंध में बात किया है? मानव शरीर के संबंध में बात किया है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो तत्व पाया जाता है, मानव शरीर में अगर तत्व की बात पूछा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आप देखते होंगे कोरोना के समय में, कोविड के समय में ऑक्सीजन लेवल आपका टेस्ट किया जाता था। क्या टेस्ट किया जाता था? ऑक्सीजन लेवल को जो है वो टेस्ट किया जाता था। तो हमने बोला है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है आपका ऑक्सीजन। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन की 8 होता है, नाइट्रोजन की 7 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो ये सबका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, अगर धातु के संबंध में बात करेंगे तो धातु जो होता है वो होता है आपका एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है वो आपका एल्युमिनियम है। और दूसरा नंबर में अगर बात करेंगे तो वो आपका आयरन है। और तीसरे नंबर में अगर बात करेंगे तो वो आपका कैल्शियम है। ये धातुओं का क्रम है। अगर अधातु पूछा जाता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु, नॉन मेटल, तो O2 ही आता है, ऑक्सीजन ही आता है। तो मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो अगर पूछा जाता है तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहां भी आपका ऑक्सीजन ही होगा। यहां पे आपका क्या होगा? ऑक्सीजन ही होगा, बिल्कुल ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ओके, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे। यहां पे समझ में आ गया मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात अगर और ध्यान से समझेंगे आप तो समझिए, ये तो तत्व हो गया। अधातु, अगर आपसे उपधातु पूछा जाए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु कौन सा है, तो यहां पे आपका होगा सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु जो है ये आपका सिलिकॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले सवाल में हम चलते हैं। ये ऐसे आप देखेंगे तत्वों का जो क्रम है, ऑक्सीजन देख सकते हैं आप, अधिक मात्रा में, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है आपका ऑक्सीजन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7? तो विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है, क्या हमने बोला है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है उसको हम लोग कहते हैं बायोटीन। क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड द बायोटीन। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है इसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B7 का जो नाम है, केमिकल नाम है, उसको हम लोग बायोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है उसको हम लोग कहते हैं बायोटीन। विटामिन B, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। समझ में आ रहा है? विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए, एग्जामपुर कोर्स में जो है 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है एग्जामपुर के कोई इस दिवाली, सिलेक्शन वाली दिवाली। और आपको पता है एग्जामपुर के कोर्स में 75% का डिस्काउंट, आप एग्जामपुर के कोई भी कोर्स को परचेस कर रहे हैं तो आप 75% डिस्काउंट ले सकते हैं। कितने का डिस्काउंट? 75% डिस्काउंट के साथ आप एग्जामपुर के कोई भी कोर्स को ले सकते हैं। और उसमें कोड का इस्तेमाल करें। कौन सा कोड का इस्तेमाल करेंगे? दिवाली 75, दिवाली 75 का इस्तेमाल करेंगे, आपको 75% का डिस्काउंट मिलने वाला है। 75% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप जाइए एप्लीकेशन पर और आपको जो मन करे, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज की, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं 75% डिस्काउंट के साथ। उस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सीरीज हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पे हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है, हमने क्या बोला है? क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है उसे हम लोग कहते हैं यकृत, दैट इज कॉल्ड लीवर। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है उसे हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत, दैट इज कॉल्ड लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो आपका लीवर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो लीवर है। कौन सा है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है हम लोग क्या कहेंगे? लीवर। और ये 95% भी अगर लीवर खराब हो जाता है इसका रिपेयरिंग जो है संभव है। ओके, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपका क्या होगा? लीवर होगा। मस्तिष्क कितने ग्राम के होते हैं? तो 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, या 1100 ग्राम, या 1500 ग्राम। तो मस्तिष्क का वजन पूछा, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम के होते हैं? तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। बहुत बेसिक और शानदार सवाल चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके क्या है? मानव मस्तिष्क के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम के होते हैं? क्या क्वेश्चन है आपके? मानव मस्तिष्क जो है वो आपके कितने ग्राम के होते हैं? तो मानव मस्तिष्क जो है ये आपका 1350 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? मानव मस्तिष्क जो है ये आपका 1350 ग्राम का खोपड़ी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? मैंने पूछा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो है सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम जिसे कहा जाता है, जिसे हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है जिसे हम लोग अनुमस्तिष्क या सेरेब्रम कहा जाता है, सेरेब्रम कहा जाता है। तो सेरेब्रम आप देख सकते हैं मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा है, तंत्रिका तंत्र, यकृत, लीवर होगा, या गुर्दा होगा, किडनी होगा, या हृदय होगा। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं के बारे में सवाल पूछा गया है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होगी उसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहा जाता है? यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र इज द राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमने क्वेश्चन क्या पूछा? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तंत्रिका तंत्र को आप देख सकते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में जब आप पढ़ते हैं
तो दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक आपका होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा होता है आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि जो है वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है। तो याद रखिएगा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, हमने क्या बोला है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन का, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, प्यूटरी ग्लैंड। और एक क्वेश्चन, तो ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि है क्योंकि ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जो है, ये इसका लोकेशन, ग्रंथि का लोकेशन भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि कौन सा ग्लैंड जो है किधर लोकेटेड है, अंतःस्रावी या प्यूटरी ग्लैंड जो भी है वो आपका, तो आपका जो प्यूटरी ग्लैंड है वो आपके मस्तिष्क में रहता है, कहां है, खोपड़ी में है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में हम लोग चलेंगे। पूछा शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है, मास्टर ग्रंथि पूछा गया है, शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, शरीर का मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पूछा है, शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, प्यूटरी को, थाइमस को, तीली को या बूनर ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि में भी आपका क्या होगा, प्यूटरी ग्लैंड जो है यह एक मास्टर ग्लैंड है। क्या है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे वृद्धि हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है प्यूटरी ग्लैंड से। टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में। टिबिया नामक हड्डी पूछा गया है कि टिबिया नामक जो हड्डी है, किस नामक, टिबिया नामक जो हड्डी है ये कहां पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी हमने पूछा है आपसे, क्या पूछा है, टिबिया नामक हड्डी जो पाया जाता है खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में। तो टिबिया नामक जो हड्डी पाया जाता है ये आपके टांगों में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी जो है ये आपके टांग में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी जो है ये कहां पाया जाता है, टिबिया नामक हड्डी जो है ये आपके टांगों में पाया जाता है। क्या टिबिया नामक हड्डी जो है ये आपके टांगों में पाया जाता है। ये टिबिया नामक हड्डी याद रखिएगा, टिबिया नामक जो हड्डी है ये आपके टांगों में पाया जाता है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन में, वह अंग जो मानव शरीर के पित्त उत्पन्न करता है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो पित्त कौन उत्पन्न करता है और पित्त का काम क्या है, ये दोनों चीज आपको आना चाहिए। पित्त उत्पन्न पित्ताशय, यकृत, गुर्दा या ग्रस नली। हमने क्वेश्चंस क्या पूछा, जरा ध्यान से समझिएगा। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो हम बात कर रहे हैं पित्त उत्पन्न के संबंध में बात कर रहे हैं। तो पित्त जो उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पित्त जो उत्पन्न करता है, पित्त जो उत्पन्न, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे हम लोग कहते हैं यकृत। यकृत जो है, यहां पे लीवर आप देखेंगे, पित्त का उत्पादन जो है लीवर से होता है, लेकिन स्टोर होता है कहां, गोल ब्लैडर में। स्टोर कहां होता है, गोल ब्लैडर में। और याद रखिएगा ये जो पित्त है आपके शरीर में फैट का इमल्सन करता है, वसा को पचाने के लिए सहायता करता है। कौन, पित्त जो है वसा को पचाने में मदद करता है। कौन, पित्त जो है वसा को पचाने में मदद करता है। कौन, पित्त। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो इमल्सन करने का जो काम करता है वो करता है आपका पित्त जो है वो इमल्सन करने का काम करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान पूछा है, किसका पूछा है, मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया है। किसका पीएच मान पूछा है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है, 6 होता है, 7.4 होता है या 12 होता है। तो जल्दी से बताइए, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। क्या होता है, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। क्या, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4। अगर यहां से ज्यादा पीएच मान हो जाए तो भी खतरनाक है और कम हो जाए तो भी खतरनाक है, समझ रहे हैं ना। तो नॉर्मली जो है मानव रक्त का मूत्र का पीएच मान अगर पूछेगा तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है बच्चे, तो मूत्र का अगर पीएच मान पूछेगा तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो आपका 6 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सर्वदाता रुधिर कौन सा है, सर्वदाता और सर्वग्राही, दो क्वेश्चन इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये सारे साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे एक बार, मतलब इससे आपका क्या होगा, ये जो सीरीज कर रहे हैं 2-3 क्वेश्चंस आपको जनरली आसान क्वेश्चंस होते हैं
जो आपको इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के आपको देखने को मिलता है। तो हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है, सर्वदाता रुधिर वर्ग, सर्वदाता, सर्वग्राही नहीं, तो दाता में आपका हो जाएगा ओ जो है ब्लड ग्रुप, ये सर्वदाता के अंतर्गत आता है। और यहां है सर्वग्राही रक्त समूह, मतलब किसी भी रक्त समूह का ब्लड जो है ग्रहण कर सकता है, वो ओ होगा, ए बी होगा, बी होगा या ए होगा, कौन सा वर्ग होगा, करेक्ट आंसर बताएंगे। सर्वग्राही रक्त समूह होता है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो सर्वग्राही के अंतर्गत कौन आएंगे। सर्वग्राही के विषय में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किसके संबंध में बात कर रहे हैं, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह में जो होता है वो आपका होगा करेक्ट आंसर ए बी ब्लड ग्रुप जो है सर्वग्राही, और सर्वदाता में ओ आपने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग बताएंगे आप कि इंसुलिन के कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। अगर इंसुलिन का स्राव जो होता है पेनक्रियास के बीटा सेल से, पेनक्रियास के बीटा सेल से स्रावित होता है। पेनक्रियास जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथि के तौर पर काम करता है, और ये जो है आपके शरीर में डायबिटीज को नियंत्रित करता है। किसको, डायबिटीज को, शुगर लेवल को, शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। और जब आपके शरीर में इंसुलिन का अभाव होने लगता है तब डायबिटीज क्या होता है, ब्लड में जो है शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है, और आप कहते हैं कि हम शुगर से ग्रसित हैं। किससे ग्रसित है, हम शुगर से ग्रसित हैं। तो ये बात आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगले सवाल में हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितना है। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होता है वो 46 है। गुणसूत्रों की संख्या के विषय में क्वेश्चन पूछा था, तो गुणसूत्रों की संख्या जाए। मानव मूत्र का पीएच मान पूछा है यहाँ पे, मानव मूत्र का पीएच मान, तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है अभी जस्ट मैंने बताया था, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। रक्त का अगर ब्लड का पूछा गया तो 7.4 होगा। जो पिछले आपने नींबू का अगर लेमन का पूछा गया तो 2.4 होगा। कई ऐसे पीएच मान हैं जिसका वैल्यू आपको याद करने की जरूरत है, जैसे मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमने पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी। फीमर होगा, स्टैपिस होगा, कशेरुक होगा या कपाल हड्डी होगी। तो मानव शरीर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से बताएंगे। मानव शरीर, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, और जिसे हम लोग स्टेपिस कहा जाता है। स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, स्टेपिस जो है मानव के कान में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो क्या है, स्टेपिस। याद रखिएगा, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो आपका स्टेपिस है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियास में या पेक्राइड में, यकृत से या पिट्यूटरी। तो आपका जो इंसुलिन का स्राव होता है वो कहां से होता है। तो इंसुलिन के बारे में हमने बताया था कि आपके जो ब्लड में शुगर है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन, इंसुलिन। तो इंसुलिन का जो स्राव है वो पेनक्रियास से होता है, और पेनक्रियास जो है पेनक्रियास के बीटा सेल से, और पेनक्रियास जो है एक अंत और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों का उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब यह हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, और ये एंजाइम का भी सिक्रेशन करता है। तो आप याद रखिएगा, पेनक्रियास जो है यह हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करने का काम करता है। कौन करता है, वो है पेनक्रियास। अगले, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो रेड ब्लड सेल का जो निर्माण है वो कहां होता है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, जरा ध्यान से बताएंगे। हमने क्वेश्चन पूछा आपको, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का जो निर्माण है वो कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है, प्लीहा में होता है, यकृत में होता है या हृदय में होता है। लाल रक्त कण हमने पूछा है, रेड ब्लड सेल हमने पूछा है, आरबीसी हमने पूछा है, आरबीसी का, आरबीसी रेड ब्लड सेल का लाल रक्त, तो इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है, अस्थि मज्जा में जो है, बोन मैरो के अंतर्गत जो है इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। दिवाली ऑफर, जिसने भी अभी तक इसका लाभ नहीं लिया आप ले सकते हैं। एग्जामपुर में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर के साथ जुड़कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप 75% डिस्काउंट, या तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या तो बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की, एसएससी जीडी, मतलब किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप,
तो आप जाके उन कोर्स को लेंगे तो दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको 75% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने का? और ये ऑफर बस आपके पास 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है। कब तक उपलब्ध है मेरे प्यारे साथी? सिर्फ आपको 27 अक्टूबर तक ये कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा। 27 अक्टूबर से पहले आप कोई भी कोर्स को 75% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। कोई भी कोर्स को 75% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 75% डिस्काउंट के साथ। पूछा है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में जो है पूछा गया है रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। रक्त की औसत मात्रा, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा की बात करें तो यहां से हमारा होता है 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 to 6 लीटर की हम बात कर रहे हैं। 5 to 6 लीटर होता है। क्या होता है? 5 to 6 लीटर जो होता है यह एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा जो होता है 5 to 6 लीटर होता है। 5 to 6 लीटर जो होता है औसत मात्रा होता है। यह बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर की बात करें तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है 120/80 होगा। क्या होगा? 120/80 जो है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होगा। 120/80 बात समझ रहे हैं? कितना होगा भैया? 120/80 जो है मनुष्य का समान ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर जो होगा। पूछा निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछा है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। हमने क्या बोला है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन, निम्नलिखित में कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है? अल्फा किरण, श्रव्य तरंग, एक्स रे, बीटा किरण। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किसे कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो है किसे कहा जाता है? जिसे ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और यहां पे अगर आप देखेंगे एक्सरे जो है, एक्सरे जो है ये एक आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपको पता है, रेडियो आप देखेंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इन सारे तरंग को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा होगा कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपने पढ़ा होगा प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। देयर इज नो मीडियम टू ट्रैवल लाइट। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना होगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये जो है दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि रेडियो किरण का खोज किसने किया था, माइक्रोवेव का खोज, इंफ्रारेड का पूछा जाता है, जो अल्ट्रावायलेट का खोज, एक्सरे का, गामा रेज का, इन सब किरणों का खोज जो है किसके द्वारा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? वेवलेंथ हमने पूछा है कि वेवलेंथ जो है किसका, किस तरंग की जो है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होता है। वेवलेंथ हमने पूछा है कि वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होता है, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे कम वेवलेंथ जो होता है, तो जो सबसे कम होगा, लाल का वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य के, दो तरंगों की बीच की दूरी जो है, यहां पे आप देख सकते हैं कि इमेज के माध्यम से, इससे आप समझ सकते हैं। एकदम बारीकी से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का समय है, आप एकदम आराम से कर सकते हैं। दो तरंगों की बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। और सबसे कम आप देख रहे हैं वॉयलेट कलर का जो सबसे कम है, और सबसे ज्यादा रेड का है। तो एक्चुअली क्या है, अगर और भी क्वेश्चंस को टफ बनाना हो तो यहां से 4 ऑप्शन उठा के पूछ देगा, ये भी नहीं पूछेगा, इन चारों में पूछ लेगा। तो ऐसे टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो वही बालक बना पाएगा जिसको इसका क्रम सीक्वेंस पता है, जिसको इसका सीक्वेंस पता है, वो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां जो है ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा जो होता है रेड का, और सबसे कम जो है वो आपका बैगनी का होता है, सबसे कम जो है वॉयलेट का होता है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा है?
तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी का जो है वॉलेट का जो है सबसे कम होती, कम पूछा गया, कम होती है। क्या क्वेश्चन है आपके? कम होती है, और कम किसका होती है? तो कम आपको पता है किसका होती है, तो कम जो होगा वो वॉलेट का होगा। ये यहां तक आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग चलते हैं अगले सवाल में हम लोग चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या है? ये निम्नलिखित में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग धैर्य, आयाम, आवृत्ति या माध्यम? क्या है जो तरंग की विशेषता नहीं है? हमने क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की क्या विशेषता नहीं है बताइए। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या है जो तरंग की विशेषता नहीं है, यह बताइए। तो तरंग की विशेषताओं के संबंध में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तरंग की विशेषताओं के संबंध में अगर चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में क्या है तरंग की विशेषता नहीं है, तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आवृत्ति जो है, माध्यम, तरंग धैर्य, आयाम, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा माध्यम आपका बिल्कुल करेक्ट है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति का मतलब आप क्या समझते हैं? पर सेकंड कंपन जो हो रहा है, इसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आयाम किसे कहा जाता है? तरंगों की जो गहराई है, ये तरंग की क्या है? गहराई या ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये गहराई है या ऊंचाई है, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। और दो तरंगों के बीच की दूरी जो है, इसको हम लोग कहते हैं, दो तरंगों के बीच की दूरी को जो है, इसे हम लोग आयाम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग आयाम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ये आपका आयाम कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड या आयाम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, ये जरा देखते हैं। यदि तरंग वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरंग धैर्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति बढ़ती है, इसके तरंग धैर्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेवलेंथ पर। दो तरंगों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहा जाता है। और इसकी आवृत्ति पड़ती है, तो वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एक तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो यहां पे एक इमेज के माध्यम से आप समझेंगे, जरा ध्यान से देखिए। हमने पहले भी कई हजार बार आपको बताया होगा कि जितना ज्यादा तेज बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? जितना ज्यादा तेज बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा तेज बोलेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? यहां पे लो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ छोटा है। हाई फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ होता है वो आपका छोटा होता है, और जितनी लो फ्रीक्वेंसी है उसका वेवलेंथ जो है बड़ा होता है। तो तेज बोलने से क्या होगा? वेवलेंथ छोटा होगा। यदि एक तरंग की वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरंग दैर्घ्य जो है यह बढ़ जाती है। क्या होगा? यह बढ़ जाती है। यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा, यह बढ़ जाती है। ओके, क्या होता है? यह बढ़ जाती है। वेवलेंथ जो है यह बढ़ जाती है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के कंटेनर द्वारा गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, तो लोहे को गैल्वेनाइज किससे? क्रोमियम से, जिंक से, एल्युमिनियम से, निकेल से। तो हम लोग जिंक के बारे में आपको क्या क्या पता है? जिंक के बारे में आप जनरली क्या क्या बातों को जानते हैं? जिंक के संबंध में आप जो है किन किन बातों से परिचित हैं? किसके संबंध में? जिंक के संबंध में जो है आप किन किन बातों को जानते हैं जिंक से रिलेटेड? हमने बोला है लोहे के कंटेनर द्वारा गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, तो एल्युमिनियम। आप देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। एल्युमिनियम हम बात कर रहे हैं किसके संबंध में? एल्युमिनियम। और दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग जिंक के संबंध में। पहला हमने क्या बोला है? एल्युमिनियम। और दूसरा बोला है आपका जिंक। पहला हमने क्या बोला है? एल्युमिनियम। और दूसरा हमने क्या बताया? जिंक बताया। एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है, एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है भैया, एल्युमिनियम की ये 13 होता है, और जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। ये दोनों एक क्या है? हमारा धातु है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसमें अम्ल और क्षार, हमने क्या बोला है? एसिड और बेस, दोनों का नेचर, दोनों की प्रकृति देखने को मिलता है। तो अम्ल और क्षार का जो नेचर है, दोनों की प्रकृति मात्र दो ही धातु में देखने को मिलता है। वो एक हमारा एल्युमिनियम है, और दूसरा जो है हमारा वो जिंक है। पहला हमारा क्या है? एल्युमिनियम। और दूसरा जो है हमारा, ये हमारा जिंक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की आवश्यकता है आपको। ओके, ये आप प्रॉपरली ध्यान में रखे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका अगला सवाल क्या है? अगला है 35 नंबर सवाल। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा, प्रतिरोध बढ़ने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हमने क्या बोला है कि अगर प्रतिरोध बढ़ता है, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, यदि प्रतिरोध बढ़ता है
तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विल डिक्रीज, धारा जो होगा कम हो जाता है। तो एक दो पॉइंट और भी मैंने आपको समझाया था कि अगर वायर की लंबाई, लेंथ को अगर इंक्रीज किया जाता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो कि अगर लेंथ, लंबाई, वायर की लंबाई को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वायर की लंबाई अगर बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप बताएंगे। तो वायर की लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होता है। पहला एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। अगर वायर की लंबाई, दूसरा बात, अगर वायर की लंबाई छोटा हो, लेंथ को अगर घटाया जाता हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भी घटेगा, प्रतिरोध भी घटेगा। लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। इज इट क्लियर? हमने क्या बोला है, समझ में आ रहा है? लंबाई बढ़ा, लेंथ बढ़ा, लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा, रेजिस्टेंस भी घटेगा। इज इट क्लियर? आगे दूसरा चीज है ताप। ताप का भी रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। अगर तापमान बढ़ता है, पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर तापमान बढ़ गया तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तापमान बढ़ा तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है रेजिस्टेंस। ताप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ताप अगर घट रहा है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है भाई साहब, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी आपका जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे के एक दो पॉइंट्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तीसरा चीज जो है, अगर तार की मोटाई, अगर आप देखेंगे तार की मोटाई, अगर वायर के मोटाई, जैसे एरिया लिखा रहता है, कहीं रेडियस लिखा रहता है, अलग अलग शब्दों में, मोटाई को अगर बढ़ाया जाता है, मतलब एरिया को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, इस वाले सरफेस वाले एरिया को, तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज कर जाता है, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज कर जाता है, प्रतिरोध आपका कम हो जाता है। लेकिन अगर तार को पतला कर दिया जाए, तो वायर को जो एकदम पतला कर दिया जाए, तो अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाता है। तो ये सारे पॉइंट से आपके सवाल बनते हैं। सिर्फ यहां पे नहीं होगा, प्रतिरोध बढ़ने से बिजली जो है, विद्युत धारा घट जाता है। तो ये टेम्परेचर प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध जो है ये प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है, चांदी होता है। आप कहते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो अर्जेंटम है, क्योंकि ये डिपेंड ऑन, ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर, प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है क्या, प्रतिरोध। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम चलते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, अगर कहीं से ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो जिन लोगों ने भी दिवाली का 75% डिस्काउंट का लाभ नहीं लिया है, आप ले सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 75% डिस्काउंट ले सकते हैं और यूज करें कोड दिवाली 75, और दिवाली 75 का इस्तेमाल करके आप 75% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। ओके, 75% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं होता है। तो लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, लेंस बनाने की विषय में हम बात कर रहे हैं कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं होता है। तो लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है, तो लेंस बनाने में हम लोग सॉइल का, मिट्टी का कोई इस्तेमाल तो करते नहीं है, मिट्टी का कोई इस्तेमाल तो हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। लेंस बनाने में मिट्टी का तो कोई इस्तेमाल होता ही नहीं है। बाकी हम वाटर का, ग्लास का, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं किसमें, लेंस बनाने में। आज के समय प्लास्टिक का खूब इस्तेमाल हो रहा है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो यह क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल में D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है। D2O का उपयोग हमने पूछा है, नाभिकीय रिएक्टर भारी जल में D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में। D2O का जो प्रयोग है वो मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर, अगर आप बात करें यूरेनियम की बात करें, जब उसका हम विखंडन कराते हैं तो रुकता ही नहीं है उसका विखंडन, तो वहां पे हम लोग भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। जल में भी आप जरा ध्यान रखिएगा, एक होता है भारी जल,
क्या होता है भारी जल और एक होता है कठोर जल। दोनों अलग अलग बातें हैं। कठोर जल किसे कहा जाता है? कठोर जल किसे कहा जाता है? जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो, उसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है, उससे हम लोग कठोर जल कहते हैं। लेकिन जब आप भारी जल के संबंध में बात करते हैं तो भारी जल कहने का तात्पर्य है, भारी जल कहने का तात्पर्य है जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम हो, 18 D2O से जो जल बना है, D2O डिट्रियम ऑक्साइड से जो जल बना है, तो यह मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करता है, मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करता है। किस कोशिकांग में कि अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ये बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कोशिका के किस कोशिका के अंग को अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है? तो राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है, ये बताइएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये आपका ग्लोजी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर, दूसरा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक बार आप लोग बताएंगे। पक्षियों का अध्ययन एंटेमोलॉजी, कीट पतंगों के अध्ययन को हम लोग एंटेमोलॉजी कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी वैज्ञानिक आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर सलीम अली। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। एंटेमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का जो अध्ययन है वह एंटेमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? एंटेमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पक्षियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड द ऑर्निथोलॉजी। यह आपका क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आगे चलते, अजोला जैसा एक उर्वरक का उपयोग डैश न केवल डैश फसल उत्पादन में वृद्धि बल्कि दीर्घकालीन मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए होता है। अजोला, अजोला क्या है भैया? तो अजोला क्या है? अजोला को हम लोग इसकी मतलब पानी में उपजाते हैं और इसमें नाइट्रोजन बड़ा ही अधिक मात्रा में, कहते हैं जैविक तरीके से जब हम कृषि करते हैं, ऑर्गेनिक वे में जब हम कृषि करते हैं, तो मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता हम लोग अजोला के माध्यम से देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है मिट्टी के लिए, क्योंकि भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन का काफी अभाव है और धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अजोला जैसे उर्वरक के उपयोग से न केवल चावल फसल उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि दीर्घकालीन मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। लंबे समय तक मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा देखने को मिलता है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और काफी शानदार सब सवाल जो है आपके सामने कराया जा रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल प्रॉपर वे में ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपसे, लौंग जो है आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला है, किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला है और लौंग जो है ये किससे प्राप्त होता है? फ्रूट से, या स्टेम है, या जड़ है, या आपका फ्लावर बर्ड है? तो आप बताएंगे जो लौंग है आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक मसाला है, किससे प्राप्त किया जाता है? लौंग जो है भैया वो किससे प्राप्त किया जाता है? लौंग हमने पूछा है, लौंग जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो लौंग जो है ये फ्लावर बर्ड से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लावर बर्ड से, फूल कली से जो है, ये फूल कली से आपका लौंग जो है जो प्राप्त किया जाता है, ये फ्लावर बर्ड से। किससे? फ्लावर बर्ड से जो है आपका लौंग प्राप्त किया जाता है। शरीर में थर्मोस्टेट को धारण करने वाला ग्रंथि कौन सा है? थर्मोस्टेट को धारण करने वाला ग्रंथि जो है वो कौन सा है? शरीर में थर्मोस्टेट को धारण करने वाला पीनियल ग्लैंड, प्यूट्रिटी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और हमने बोला हाइपोथैलेमस। आपको एक बात मैंने पहले भी बताया था कि दो प्रकार की ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है एंजाइम का सिक्रेशन करता है। तो यहां पे हमने क्वेश्चन पूछा है शरीर में थर्मोस्टेट को धारण करने वाले ग्रंथि, तो आप थर्मोस्टेट बॉडी के टेम्परेचर को जो नियंत्रित करता है वो आपका हाइपोथैलेमस जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि थर्मोस्टेट को धारण करता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा, यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। 4 नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है ये जरा देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तक जो है मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है? कौन सा उत्तक जो है मृत कोशिका से बना है? जाइलम होगा, पेरेन कायमा होगा, कोलेन कायमा होगा, एरन कायमा होगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है जरा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जो है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो मृत कोशिका से कौन सा उत्तक बना है? मृत कोशिका से
मृत कोशिका से कौन सा उत्तक जो है वो बना हुआ है, मृत कोशिका से। तो मृत कोशिका बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। तो मृत कोशिकाओं के विषय में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो मृत कोशिकाओं के विषय में बात करें तो जाइलम जो है ये आपका मृत कोशिकाओं से बना होता है, क्योंकि ये जटिल अस्थाई उत्तक होता है जाइलम। जाइलम जो है भोजन में जल का परिवहन के लिए जिम्मेवार है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए, दोनों में दो तीन बातों को समझिएगा। जाइलम में एक ही रास्ता होता है सिर्फ ऊपर जाने का, फ्लोएम में जाने आने दोनों का रास्ता होता है। फ्लोएम से पूरे पौधे के शरीर में कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन का सप्लाई किया जाता है, इससे हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं। ये जटिल अस्थाई इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आता है। जटिल, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसमें कोशिका का कोई विभाजन नहीं होता है, तो ये जटिल अस्थाई उत्तक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये जटिल अस्थाई उत्तक के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, यहां पे आपको ध्यान में रखना, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो जाइलम जो है ये मृत कोशिकाओं से बना है। कौन होगा? जाइलम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जाइलम जो है ये मृत कोशिकाओं से आपका बना हुआ है। क्या? जाइलम। ओके, तो यहां तक आप प्रॉपर्ली एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट को आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? स्टेनलेस स्टील के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग। किसके संबंध में बात कर रहे हैं? स्टेनलेस स्टील के संबंध में हम बात कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील के कुकिंग पैन को अक्सर तांबे के तल के साथ प्रदान किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का जो कुकिंग पैन होता है, हमने क्या बोला? स्टेनलेस स्टील के जो कुकिंग पैन होता है वो अक्सर तांबे के तल के साथ प्रदान किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? ये सवाल आपसे पूछा है। कॉपर सबसे कम प्रतिक्रियाशील होता है, यह तांबा उष्मा का सुचालक होता है, तांबा जस्ता होता है, कॉपर इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। कॉपर जो है वह इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट जल्दी से आप लोग बताएंगे, एकदम स्पीड में आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमने पूछा है स्टेनलेस स्टील का जो कुकिंग पैन अक्सर तांबे के तल के साथ प्रदान किया जाता है, क्यों? तो हमने पूछा स्टेनलेस स्टील का, तो यहां पे आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील में नीचे में जो है कॉपर लगा दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में क्यों लगाया जाता है? इस क्वेश्चन को जरा समझने का कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा बात कहा गया है कि कॉपर जो है तांबा उष्मा का सुचालक है, बिल्कुल गुड कंडक्टर है, इसीलिए ऐसा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तांबा जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये अच्छा सुचालक होता है किसका? हीट का जो है ये अच्छा सुचालक होता है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? ये अगला सवाल देखते हैं। पूछा है डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसे कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसे कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, इसका सूत्र लिख दे रहे हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो हमने पूछा है आपसे क्या, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो डैश का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो आपको पता ही होगा कि हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी होता है, पीओपी का जो फुल फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है जल के हाफ अणु पाए जाते हैं, जल के आधे अणु पाए जाते हैं, हेमीहाइड्रेट। और डाइहाइड्रेट जो होता है वो जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम का। अगर जिप्सम को हम गर्म करते हैं, याद रखिएगा, अगर जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया जाता है, जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, पीओपी बन जाता है। और पीओपी में अगर जल मिलाया जाता है तो जिप्सम बन जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 46 नंबर। निम्न में किसका प्रयोग निसंक्रमक कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? हमने क्वेश्चन पूछा है निसंक्रमक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है कीटाणुनाशक के रूप में? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हम कहा कहते हैं, क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो इस्तेमाल है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो इस्तेमाल है CaOCl2 का जो है इस्तेमाल, CaOCl2 का जो है
एक मिनट, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 निसंक्रमक के रूप में क्या करते हैं इस्तेमाल, CaOCl। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, इसका दो रासायनिक नाम आप याद रखें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का जो है केमिकल नेम है, तो केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में मानव शरीर में पाए जाने वाला पीएच का सही बढ़ता हुआ क्रम है। तो मानव शरीर में पीएच का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाला पीएच का सही क्रम है। तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है लगभग 1-2 के आसपास होता है, मुझे लगे आप ध्यान में। सलाइवा का जो होता है, लार का पीएच मान जो होता है, अगर आप भूखे हैं तो पीएच मान 7 होगा, अगर खा रहे हैं तो पीएच मान 6 होगा। ये लार का है, अगर आप भूखे हैं तो उस समय आपका लार का पीएच मान 7 होगा, अगर आप खा रहे हैं तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ब्लड का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में जब सवाल पूछा जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में जब सवाल आपका पूछा जा रहा है, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आम रसोई सामग्री में बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, सोडियम परऑक्साइड कहा जाता है। यहां पूछा आम रसोई सामग्री में बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा बताइए। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब इसका जो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है NaHCO3, जिसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। ये खाने वाला सोडा है। एक धोने वाला सोडा की बात करें तो Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O, जल के 10 अणु पाए जाते हैं 10H2O। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। Na2CO3 इंटू 10H2O, जल के जो है 10 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं, जल के 10 अणु पाए जाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय पृथ्वी धातु जो है, हमने पूछा एंटा एसिड और एप्सम लवण के मुख्य अवयवों में से एक है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी धातु जो है एंटा एसिड, एंटा एसिड मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है एंटा एसिड कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है एंटा एसिड, एंटी एसिड कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है एंटी एसिड कहा जाता है। किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एंटी एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे पेट में एसिडिटी हो जाए तो ये आप जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप पढ़ते होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना जो है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना CaO जो है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। ये सब आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डैश एक पुंकेसर का भाग है, ये पुष्प से क्वेश्चन है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर, ये आपने फूल में पढ़ा होगा, फूल के स्ट्रक्चर्स को आपने देखा होगा। तो पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में आपने बिल्कुल ही पढ़ा होगा। पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में आपने पढ़ा होगा साहब, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहां पूछा डैश एक पुंकेसर का भाग है, तो आप जरा देखिएगा। तो पुंकेसर में 2 भाग होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है आपका फिलामेंट। ये आपका पुंकेसर का हिस्सा होता है, एंथर और फिलामेंट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, एंथर एंड फिलामेंट इज द राइट आंसर। एंथर और फिलामेंट जो है ये पुंकेसर का हिस्सा होता है। स्त्री केसर में आपका 3 हिस्सा पाया जाता है, जैसे आप स्टिग्मा, स्टीन, समझ में आ रहा, ओब्री, ये सब आपका स्त्री केसर में पाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। पानी के अंदर ध्वनि मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, हाइपोमीटर, हाइपोमीटर या हाइड्रोफोन या आर्द्रता मापी या ओडोमीटर क्या कहा जाता है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, पानी के अंदर ध्वनि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है।
पानी के अंदर ध्वनि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पानी के अंदर जो ध्वनि मापने वाला यंत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पानी के अंदर जो हाइड्रोफोन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोन। यह आपका हाइड्रोफोन होता है। पानी के अंदर ध्वनि मापने वाला यंत्र को हम लोग हाइड्रोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि मापने वाला यंत्र है, इसे हम लोग हाइड्रोफोन कहते हैं। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, ध्वनि की चाल से, जस्ट 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो यहां बताइए, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो इस चाल यात्रा को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। क्या? सुपरसोनिक जेट का नाम। इससे ध्वनि की चाल जो होता है सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। निर्वात में कितनी होती है? साउंड की चाल, सॉरी, निर्वात में ध्वनि ट्रैवल नहीं करता, हमने सोचा लाइट। तो ध्वनि जो है ये एक मैकेनिकल वेव है, इसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और ध्वनि की चाल से ज्यादा जो है उसको हम लोग सुपरसोनिक जेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक, प्राध्वनिक कहा जाता है। तो आज का सेशन आपका यहीं तक रहेगा, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग अपने टाइम पे आइए। और दीपावली का आपको पता ही है, डिस्काउंट दीपावली ऑफर चल रहा है, तो आपको पता है, अगर आप एग्जामपुर से प्रॉपरली जुड़े हैं, याद रखिए एग्जामपुर से अगर आप जुड़े हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रॉपर इस बैच के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बैच है एग्जामपुर कोर्स का, जो ये बैच है, इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं और कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करके आप 75% का डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो जितने भी साथी अभी तक कोर्स को परचेस नहीं किया, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोर्स को एक बार परचेस कर लीजिए। 75% डिस्काउंट के साथ ये कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।